हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको समझाया था कि जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी दोनों जो पीरियड है उसमें वो वेरिएबल रहते हैं, और जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो शॉर्ट रन में फिक्स रहते हैं और लॉन्ग रन में वो वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है और शॉर्ट रन में हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है। उसमें हम जो फिक्स्ड फैक्टर हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो लॉ है, आज का जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th। तो इसमें हमें ये वाला जो लॉ है ये शॉर्ट रन के बारे में है, और ये इसको बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये सारे नेम आपको याद रखने हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अब इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हम फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, उसके साथ हम वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं और हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो उस प्रोडक्शन का रिस्पांस कैसा होगा, वो प्रोडक्शन कैसी होगी, इन फैक्टर्स के उस प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट होंगे, वो हम इस लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लॉ हमें बताता है, इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, marginal product of the variable factor start declining. Marginal product may ultimately become zero or even negative. तो इसमें क्या है कि अगर हम एक फिक्स्ड फैक्टर लेते हैं, अब यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। उसके साथ हम वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं जब, तो वो वेरिएबल फैक्टर कंबाइन करने की भी एक लिमिट होती है। अब हम उस लिमिट से आगे बढ़कर अगर वेरिएबल फैक्टर उस फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे तो एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। किसकी? हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर हैं, उनकी भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी भी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्शन आएगी, वो पहले तो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद वो कम होती चली जाएगी, और मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास नेगेटिव में भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ग्राफिकली भी और उसके बाद मैं आपको टैबुलर फॉर्म में भी जब समझाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं आपको वो ग्राफिकली और टैबुलर फॉर्म में समझाने के बाद एक बार फिर जब इसका मतलब बताऊंगी तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। इस लाज ये वाला जो लॉ है, इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं? इस लॉ की एजम्पशन है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑलवेज ऑपरेट इन शॉर्ट रन। ये हमेशा से शॉर्ट रन में ही ऑपरेट होता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, और फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं वो शॉर्ट रन में ही ऑपरेट करते हैं हम उनको। और दिस लॉ अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये लॉ हम जब प्रोडक्शन करते हैं हम उसी फील्ड में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक असम्पशन है। नेक्स्ट असम्पशन इज कि दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। जो भी हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करेंगे इसमें, वो सारे के सारे इक्वली एफिशिएंट होंगे, उनकी एफिशिएंसी जो है वो इक्वल होगी, कोई ज़्यादा एफिशिएंट और कोई कम एफिशिएंट नहीं होगा। एंड द फोर्थ वन इज दैट टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। हियर टेक्नोलॉजी इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड द फिक्स्ड फैक्टर इज कांस्टेंट। तो इसमें ये 4 असम्पशंस हैं। अब मैं आपको इसकी टैबुलर फॉर्म समझाती हूँ। पहले देखें, टैबुलर फॉर्म में मैं आपको, आप इसको बड़े ध्यान से समझें, उसके बाद आपको ये टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। देखो, इसमें हम यूनिट्स ऑफ लैंड जो हैं वो हम एज अ फिक्स्ड फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है, और यूनिट ऑफ लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। उसके बाद ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करके जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगी और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगी। अब टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में मैंने आपको डिफरेंस लास्ट वीडियो में बता दिया था। टोटल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होती है जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर को कंबाइन करके हम प्रोडक्शन करते हैं। वो जो टोटल प्रोडक्शन आती है, लास्ट में जो आउटपुट निकलता है, उसको हम टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है?
मार्जिनल प्रोडक्शन है एडिशनल प्रोडक्शन। अगर हम किसी वेरिएबल फैक्टर को ऐड कर रहे हैं तो उस वेरिएबल फैक्टर जिसको हमने ऐड किया है उसकी वजह से प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ा है, वो कितना कम हुआ है या वो कितना ज़्यादा हुआ है, वो है मार्जिनल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए हमने जो फिक्स्ड फैक्टर है वो हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, तो हमारे पास यूनिट ऑफ लैंड जो है यहाँ पर 1 1 1 1 ही रहेगा क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारे 1 1 1 हैं। अब जो हमारे पास यूनिट ऑफ लेबर हैं, हम इनको क्योंकि ये वेरिएबल हैं, पहले हमारे पास यूनिट ऑफ लैंड 1 है, उस पर हम 1 यूनिट ऑफ लेबर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास 2 यूनिट्स प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 2 ही यूनिट है। अब जब हमारे पास, क्योंकि हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम वेरिएबल फैक्टर को और ऐड करेंगे। एक और यूनिट हमने ऐड कर दिया, पहले हमने 1 यूनिट लिया था, इस बार हमने 2 यूनिट्स लिए हैं वेरिएबल फैक्टर के। तो जब प्रोडक्शन हुई तो टोटल प्रोडक्शन कितनी निकली, 5 यूनिट्स। अब 5 यूनिट्स निकली, पहले 2 यूनिट्स थे, तो एक जो वेरिएबल फैक्टर है उसको ऐड करने की वजह से हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितनी जो है वो ऐड हुई है, कितनी बढ़ गई है, 3 यूनिट्स बढ़ गए हैं। पहले 2 थे, अब 5 हो गए। तो एक जो वेरिएबल यूनिट है उसको ऐड करने की वजह से, एक वेरिएबल फैक्टर जो है उसको ऐड करने की वजह से हमारे पास 3 यूनिट्स बढ़ गए हैं टोटल प्रोडक्ट के। और मार्जिनल प्रोडक्ट में भी 1 यूनिट बढ़ गया है। ठीक है, पहले 2 यूनिट्स थे, अब 3 यूनिट्स हो गए हैं। अब हमारे पास जो लैंड है वो तो रहेगी ही कांस्टेंट, वो 1 1 1 ही रहेगी। हमने यूनिट ऑफ लेबर को एक और को बढ़ा दिया है क्योंकि हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। अब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाएं। हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है हम उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है उस पर असर कैसे पड़ रहा है। अभी हमने बढ़ाया यूनिट तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, 3 यूनिट जंप करके बढ़ गया। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ गया। अब हम एक और यूनिट को, वेरिएबल यूनिट को एक और को ऐड करेंगे। जब एक और को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा। हमारे पास पहले 5 यूनिट्स थे, इस बार 9 यूनिट हो गए। मतलब कि पहले 3 यूनिट बढ़ गए थे, अब 4 यूनिट बढ़ गए हैं। टोटल प्रोडक्ट के 4 यूनिट बढ़ के आए हैं। और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ा है, पहले 3 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया है। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है इसमें। फिर हमारे पास एक स्टेज आती है, आप देखें कैपेसिटी जो है फिक्स्ड फैक्टर की उसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब उस लिमिटेड कैपेसिटी तक हम उसको जब लेबर ऐड करके देते रहेंगे, वो अपनी जब फुल उसकी कैपेसिटी तक वो यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है फिक्स्ड फैक्टर की, तब तक हम उन जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ। अब जब उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है फिक्स्ड फैक्टर का, उसके बाद जब हम वेरिएबल फैक्टर उसमें ऐड करेंगे तो वो इतनी अच्छी एफिशिएंसी हमें नहीं दिखाएगा क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो इतना एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगा। जितने उसको यूनिट्स चाहिए थे वेरिएबल वो उसको मिल गए हैं। अब ज़रूरत है हमें फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करने की। अगर हम फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे उसके बाद वेरिएबल फैक्टर को ऐड करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी और बढ़ सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, उसके ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, एक लिमिट तक तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक लिमिट के बाद हमारी प्रोडक्शन कम होती जाएगी। और ये मैं आगे देखें आप क्या होता है। फिर हम जब एक और यूनिट ऐड कर देते हैं, किसका, लेबर का एक और यूनिट ऐड कर देते हैं, तो अब हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी है, अब 12 यूनिट आ रही है। पहले 4 यूनिट बढ़ गए थे, यहाँ पे 5 से 9 जब हुआ तो 4 यूनिट बढ़ गए थे। अब 9 से 12 पे आया तो सिर्फ 3 यूनिट्स बढ़े हैं। मतलब बढ़े हैं लेकिन हमारा जो उस तरह का इंक्रीजिंग इसकी कैपेसिटी थी वो उस तरह की नहीं रही। अब बढ़ते नहीं चले गए, बड़े हैं, 5 से 9 हुए थे, 9 से 12 हुए हैं, लेकिन कितने बड़े हैं, 5 से 9 जब हुए तो 4 यूनिट बढ़ गए थे, 9 से 12 हुए हैं तो 3 यूनिट बढ़े हैं। मतलब कि बढ़ने की कैपेसिटी कम हुई है, बढ़ रहे हैं लेकिन कैपेसिटी कम हुई है।
और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होना शुरू हो गया, ठीक है, 4 से 3 यूनिट्स हो गए। अब इसी तरह से और हम लेबर इसको ऐड करेंगे। हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएं। अब बढ़ाने के चक्कर में हम यूनिट ऑफ लेबर जो वेरिएबल फैक्टर है वो सिर्फ उन्हीं को बढ़ा रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही है कि हमें लैंड को भी बढ़ाना है ना, तभी तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से होगी। लेकिन लैंड को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ लेबर को बढ़ा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर हमारे पास अगर जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो अगर हम 5 यूनिट कर देते हैं तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो 14 यूनिट हो जाएगी। 12 से 14 पे हुए, मतलब सिर्फ 2 ही यूनिट बढ़ी, ठीक है। अब सिर्फ 2 यूनिट बढ़ी तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये कम हुआ और कम हुआ, 3 से 2 यूनिट आ गया। अब एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन जो है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 1 ही यूनिट बढ़ेगा। पहले 2 यूनिट बढ़ा, अब सिर्फ 1 ही बढ़ रहा है, लेकिन ये उस तरह से इंक्रीजिंग जो इसकी कैपेसिटी थी कि बढ़ता ही जाए और बढ़ता जाए, वो नहीं हो रहा है। डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। तो अब यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। और 7 यूनिट को जब वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं वो 7 हम ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद हमारी जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन, वो उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, और हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया है। और इसके बाद भी जब अगर हम वेरिएबल फैक्टर को ऐड करेंगे इसमें तो हमारी टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। पहले तो उतनी ही रही जितनी थी, फिर अब क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। आप समझे, इस टेबल से हमने क्या देखा कि जब हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर जो हैं वो फिक्स्ड ही रहेंगे, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं जब उनको हम बढ़ाते रहेंगे, उनकी बढ़ाने से एक स्टेज तक ये टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक स्टेज के बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा। और उसके बाद टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कम आना शुरू हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप डायग्रामेटिकली समझें। देखो हमारे पास ये इसकी डायग्राम है, इसमें हमने यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट को प्लॉट किया है, ठीक है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसको प्लॉट किया है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट है, इसको प्लॉट किया है हमने, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट को भी और मार्जिनल प्रोडक्ट को भी प्लॉट किया है। मैं आपको समझाती हूँ कि इनका रिलेशनशिप किस तरह से दिखता है। पहले हमारे पास जब हमने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन जो है ये बढ़ती गई, ठीक है। ये कैसे, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। ऊपर की तरफ ग्राफ जाने का मतलब कि हमारी टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है, मैं ये बताती हूँ क्या है। फिर आगे देखें क्या होता है। अब जब हम और वेरिएबल फैक्टर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन किस रेट में, डिमिनिशिंग रेट में। देखो बढ़ रही है लेकिन उतना हाई रेट में नहीं बढ़ रही है, जो हमारा ग्राफ ऊपर चला जाए उस तरह से नहीं बढ़ रही है। तो किस तरह से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। और ये एक पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है, और वहीं पर जब टोटल हमारे पास प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम हो गया उसके बाद टोटल प्रोडक्शन जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके बाद भी वेरिएबल फैक्टर को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल प्रोडक्शन कम होगी और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे जा रहा है ग्राफ तो ये नेगेटिव में चली जाएगी। तो हमारे पास देखो यहाँ पर ये मैं आपको बताऊँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जब टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होना, इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, और इसके बाद किसके बाद, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो वो डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। पहले ये इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था, ये बढ़ना, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ना यहाँ पर बंद हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में,
और डिक्रीजिंग रेट में बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या? टोटल प्रोडक्शन। और हमारे पास देखो, हम इसको, ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये यहाँ से लेकर, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर के तक हमारे पास क्या है? स्टेज 1 है। और इस स्टेज को हम और क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी यहाँ तक इंक्रीज होता है। देखो, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इन इंक्रीजिंग रेट, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, के पॉइंट। इस पॉइंट के बाद जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने की कैपेसिटी जो है कम हो रही है। जैसे हमारे पास पहले 9 यूनिट्स थे, अब इंक्रीज होके 12 यूनिट्स हो गए हैं। 9 के बाद जब 12 गए तो 3 यूनिट्स बढ़ गए। अब 12 के बाद जब बढ़ेगा तो 14 यूनिट्स बढ़ेंगे, मतलब सिर्फ 2 ही यूनिट बढ़ेंगे। 12 के बाद 14 पे जाएगा, पहले 3 यूनिट बढ़े, अब 2 यूनिट बढ़े, इसके बाद 15 पे जाएगा, 1 ही यूनिट बढ़ा। इस तरह से ये डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता चला जा रहा है। और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये डिक्रीज हो रहा है। तो इस स्टेज को हम स्टेज 2 बोलते हैं, और इसको डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है, इसमें टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है नेगेटिव में जा रहा है, तो इसको स्टेज 3 भी बोलेंगे और नेगेटिव रिटर्न भी बोलेंगे। तो स्टेज 1 क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 2 कौन सी है? डिमिनिशिंग रिटर्न। और स्टेज 3 कौन सी है? नेगेटिव रिटर्न। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि आप अगर एज अ प्रोड्यूसर काम करना चाहते हैं तो आप किस स्टेज में काम करना पसंद करेंगे? आपके लिए बेनिफिशियल कौन सी स्टेज होगी? स्टेज 1, स्टेज 2 या फिर स्टेज 3? देखो, आपके लिए बेनिफिशियल स्टेज 1 नहीं होगी, स्टेज 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्टेज 1 में जब हमारी प्रोडक्शन यहाँ के तक पहुँची है, तो अब हमारे पास और भी तो प्रोडक्शन होनी है अभी बाकी। हमारी प्रोडक्शन इस लेवल तक जाएगी अभी, तो इस लेवल तक देखो कितनी, अगर हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे तो हमारी प्रोडक्शन सिर्फ यहाँ तक, के तक रहेगी। और अगर हम सेकंड स्टेज तक जाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन जो है ये बढ़ जाएगी। हमारी प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये भी पॉजिटिव रहेगी इसमें। ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंड स्टेज है या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न है, ये हमारे लिए सही रहती है, प्रोडक्शन के लिए यही बेस्ट रहती है हमारे लिए। ठीक है। तो अब मैं आपको दोबारा से ये डेफिनेशन समझाती हूँ लॉ की, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब देखो, इस लॉ में क्या बोल रहा है कि इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर। जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। पहले तो वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को ऐड करने के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम हो रहा है। और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होने के बाद नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है। तो आप ये वो रिमाइंड करें जो हमने ग्राफिकल डायग्राम पढ़ी है, उसको रिमाइंड करके आप इस लॉ को पढ़ें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब कौन कौन से फेजेस हैं मैंने आपको बता दिया। स्टेज 1 है जिसको इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं हम, स्टेज 2 है जिसको डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं हम, और स्टेज 3 है जिसको हम नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। तो अब स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में देख लेते हैं। इट इज़ बिटवीन O to K ऑन द कर्व TP। टोटल प्रोडक्ट के कर्व पर O से लेकर K तक की जो स्टेज है, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी है? स्टेज 1 है, जिसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। और इन दिस जोन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एंड टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है इसमें, और साथ में क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट तो हमारा सेकंड स्टेज में भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। ठीक है ना। और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो, ये मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है इस स्टेज में।
अब सेकेंड स्टेज जो है इट इज़ बिटवीन के टू टी। ये जो है के से लेकर टी तक की जो स्टेज है वो सेकेंड स्टेज है। देखो के से लेकर टी तक की स्टेज जो है ये सेकेंड स्टेज है। इसको हम कौन सी स्टेज भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। और इस स्टेज में जो ई और एस का जो पॉइंट है मार्जिनल प्रोडक्ट, देखो ये मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट है ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसको डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। अब स्टेज 3 जो है इट इज़ बियॉन्ड पॉइंट टी। पॉइंट टी के बाद में जो स्टेज आती है ये रहा पॉइंट टी। इसके बाद वाली जो स्टेज है इस स्टेज को हम स्टेज 3 बोलते हैं और नेगेटिव रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बिकॉज एमपी इज नेगेटिव। इस स्टेज में टीपी जो है वो कम होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। के इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने आपको बोला कि के जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता भी मैंने दिया आपको, जब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होना बंद हो जाता है, इंक्रीज होता है लेकिन इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होना बंद हो जाता है और डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वो पॉइंट उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमारा कंक्लूजन क्या था इसमें कि ए प्रोड्यूसर विल एम टू प्रोड्यूस इन फेज सेकंड एज टीपी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर इज पॉजिटिव। हमें अगर प्रोडक्शन करनी है तो हमारे लिए सूटेबल कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है, जिसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। अब हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है। इनके काजेज क्या हैं हम वो भी पढ़ लेते हैं। अब काजेज क्या हो सकते हैं, जब इंक्रीजिंग रिटर्न है जिसमें हमारे पास टोटल प्रोडक्ट भी और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, तो उसके काजेज क्या हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर हैं उनकी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाती है। जब हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन, फिक्स्ड फैक्टर होता है और वेरिएबल एक दो ही फैक्टर ही उसमें हम ऐड करते हैं, तो जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से हो जाती है। हालांकि हमारे पास जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो बहुत कम होते हैं, स्टार्टिंग में हम बहुत कम वेरिएबल लगाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर का यूज़ करके हम एक दो वेरिएबल ही उसमें ऐड करते हैं, तो फिक्स्ड फैक्टर की यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाती है। और दूसरा इसका रीज़न क्या है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखो जब वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ किया जाता है फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो जो कॉपरेशन है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। हम फर्स्ट स्टेज में वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करते रहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन हमारी बढ़ती रहती है ऐड करने से, तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी जो है वेरिएबल फैक्टर की वो इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी एफिशिएंट तरीके से वो काम करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, और फिक्स्ड फैक्टर भी उसमें बहुत अच्छे से उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो यूटिलाइज हो जाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर भी। अब हमारे पास काजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है, क्या 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 काजेज हो सकते हैं कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो कम इंक्रीज होता है लेकिन कम तरीके से इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो तो डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। अब जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव जो डिक्रीजिंग रेट है ना उस डिक्रीजिंग रेट के हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है, तो और मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो तो डिमिनिश हो रहा है। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है, इसका रीज़न है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फैक्टर। अब जो फैक्टर हैं, जो फिक्स्ड फैक्टर हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल फैक्टर को और ऐड करते जा रहे हैं और फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड ही रहेगा। यहाँ पर अगर हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज कर लेते हैं और फिर वेरिएबल फैक्टर को उसके साथ कंबाइन करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी और बढ़ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को उतना ही रख के वेरिएबल फैक्टर को हम और ज़्यादा ऐड करते रहते हैं, और ज़्यादा ऐड करने की वजह से जो फिक्स्ड फैक्टर हैं उनकी जो एफिशिएंसी, वो अपनी एफिशिएंसी से काफ़ी ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है और उससे उसकी वजह से उसका वियर एंड टियर होता है और उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा रीज़न है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी। अब इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हमें यहाँ पर
फिक्स फैक्टर की ज़रूरत है कि हम उसको चेंज करें। हम फिक्स फैक्टर को चेंज करने की जगह हम वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते चले जा रहे हैं। हमें सब्स्टिट्यूट हम गलत ले रहे हैं, इम्परफेक्ट ले रहे हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो तब होता है जब एफिशिएंसी जो है वो, जब फिक्स फैक्टर अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करना जब कम हो जाता है तो उसके बाद हम फिक्स फैक्टर को ही ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल फैक्टर को ही ऐड करते जा रहे हैं। तो वेरिएबल फैक्टर को ऐड करने की वजह से जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जो है वो इम्परफेक्ट हो जाती है, परफेक्शन नहीं रहती है उसमें। तो उसकी वजह से भी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नेगेटिव रिटर्न क्यों होता है, नेगेटिव रिटर्न क्यों, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चली जाती है, टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पोर हो गया है। अब कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा है। अब हम लेबर को ऐड कर कर करके हम फिक्स्ड फैक्टर, एक लिमिट होती है फिक्स फैक्टर की भी। अगर लैंड है तो उस पर भी हम किसी लिमिट तक ही लेबर को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई मशीन है उसमें भी किसी लिमिट तक ही लेबर को लगा सकते हैं। अगर हम लैंड से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर अपॉइंट कर देंगे तो उनकी एफिशिएंसी, ना तो लोग अपनी अच्छे से एफिशिएंसी दिखा पाएंगे उस छोटी सी लैंड पे, ना ही लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स, जो लेबरर हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कि लैंड पे खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। तो वो लैंड क्या एफिशिएंसी, वो क्या प्रोडक्टिविटी देगी अपनी, और लेबरर्स अपनी एफिशिएंसी किस तरह से दिखाएंगे। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, पोअर हो जाता है। दूसरा ये है कि डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब जो वेरिएबल फैक्टर जो लेबरर लगाए हैं हमने लैंड पे, तो वो जब एक्सेस में हो जाएंगे, लैंड कम है लेबरर ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ टाइम पास करेंगे, वो सिर्फ टाइम निकालेंगे अपना, वो जो अपनी एफिशिएंसी है वो दिखा ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से नेगेटिव रिटर्न आ जाता है फैक्टर में। तो आपको समझ आ गई कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न है स्टेज 1, उसमें वो क्यों इंक्रीज हो रहा है। सेकंड में जब डिमिनिशिंग रिटर्न है वो क्यों डिमिनिश हो रहा है, और नेगेटिव रिटर्न क्यों चला गया है नेगेटिव। ये सारा आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट, इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया है, एक ही वीडियो आएगा उसमें, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या आपको कुछ और इसके बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच।